गुड मॉर्निंग बच्चों. तो दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर पॉलीमर्स, right? And we have done more than half of the chapter, and we are now towards the completion of the chapter. So yes, I told you that yesterday that you have to remember the name of buta 1,3-diene, remember? And I told you that you will be making 4 polymers out of this. Yesterday we have made 2 polymers. One was isoprene and another was chloroprene. Remember, isoprene and chloroprene were the monomers to the polymers. Polymers क्या बनकर आए थे? नियोप्रीन बनकर आया था क्लोरोप्रीन से, और आइसोप्रीन से बनकर आया था पॉली आइसोप्रीन, जिसको कि हमने नेचुरल रबर कहा था. और इन दोनों के अंदर हमने चूज़ किया था मोनोमर. कौन सा चूज़ किया था? ब्यूटाडाइइन, है ना. 1,3 ब्यूटाडाइइन हमने चूज़ किया था, सब्स्टिट्यूटेड था. क्लोरोप्रीन में 2 क्लोरो था और आइसोप्रीन में 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइइन था. तो आज भी हम बनाएंगे इसी से 2 और पॉलीमर्स. तो आपका जो फर्स्ट पॉलीमर आज का होने वाला है, और सीक्वेंस से चलें तो ये पॉलीमर नंबर 9 हो जाएगा. जो हमने कल 8 पॉलीमर्स बनाए थे, तो आज ये 9th पॉलीमर है आपका. एंड दिस इज योर ब्यूना एस. ब्यूना एस. तो ब्यूना यहाँ पे दोबारा से जो टर्म ली जा रही है वो ब्यूटा 1,3-डाइइन के लिए ली जा रही है, और एस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टाइरीन को. एस यहाँ पर स्टाइरीन के लिए है. तो बेसिकली ये पॉलीमर बनता है 2 पॉलीमर के कॉम्बिनेशन, 2 मोनोमर के कॉम्बिनेशन से. तो पहला हमारा जो मोनोमर होने वाला है यहाँ पर, वो होने वाला है ब्यूटा 1,3-डाइइन. तो मैंने बनाया दोबारा से 4 कार्बन, सेकंड और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर हमने डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है. और बस हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी को फिल कर दिया, राइट. बन गया ब्यूटा 1,3-डाइइन. अब हमने क्या करना है यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे बताओ? फिल करेंगे, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर. तो स्टाइरीन क्या होता है आपका? मैंने आपको पॉलीस्टाइरीन बनाया था, तब बताया था कि स्टाइरीन होता है बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 जब आप लगाते हो तो उसको आप स्टाइरीन कहते हो, करेक्ट. तो ये हमने स्टाइरीन बनाया. तो ये एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की पॉलीमराइजेशन से. अब देखो 2 डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स ऐड होने वाले हैं, तो दोबारा यहाँ जो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी वो एडिशन पॉलीमराइजेशन ही होगी. बट देन अब सेम पॉलीमर खुद को रिपीट नहीं कर रहा, सेम मोनोमर खुद को रिपीट नहीं कर रहा. इनफैक्ट 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं. तो ये एडिशन के अंदर अभी तक हमने जितने भी बनाए थे सब होमोपॉलीमर्स थे, पर ये 2 अलग अलग है. तो ये कौन से होंगे? कोपॉलीमर होंगे. कौन से होंगे? कोपॉलीमर होंगे. इज दिस क्लियर? तो हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं. एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने अब लिया है कोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल, राइट. तो आपका जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा, क्या सीखा है आपने कि जो भी है सबको ऐड करके लिख दो और डबल बॉन्ड को सब कर दो सिंगल बॉन्ड. तो मैंने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है. एंड यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है ज़्यादा है, एक हाइड्रोजन कम आएगा, एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पर CH2, ओके, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करेंगे, फिर इसके साथ इसको कंबाइन करेंगे, CH, CH2 और बेंजीन रिंग, और डैश लगा दिए दोनों तरफ और N कर दिया, राइट. अब आप यहाँ देखो कहाँ पर वैलेंसी इनकम्प्लीट रह गई है. जहाँ पर वैलेंसी इनकम्प्लीट रह गई है वहाँ पर आप पुट कर दोगे डबल बॉन्ड. तो देखो कहाँ पर वैलेंसी इनकम्प्लीट रह गई है आपकी, यहाँ पर. तो एक यहाँ पर आप क्या कर दो, डबल बॉन्ड लगाकर लिख दोगे, ठीक है. एंड बस ये स्ट्रक्चर जो है आपका कंप्लीट हो गया. इज दिस क्लियर? तो दिस इज हाउ इट इज मेड, राइट. ब्यूना एस आपका बन गया है. हमने बस दोनों को जोड़कर लिखा. एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ये कौन सी कैटेगरी थी? को पॉलीमराइजेशन थी. नाउ अगेन दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ रबर. हमने नियोप्रीन पढ़ा, वो भी रबर होती है. नेचुरल रबर यानी कि पॉली आइसोप्रीन पढ़ा, वो भी क्या थी? रबर थी, ठीक है. तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बताओ कौन सी, किस कैटेगरी के अंदर आएगा? इलास्टोमर्स के अंदर आएगा. टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में किस में आएगा? ये इलास्टोमर्स के अंदर आएगा.
जाएगा। और टाइप ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये, और ये स्लाइटली ब्रांच्ड है, ठीक है, तो लीनियर नहीं है, स्लाइटली ब्रांच रहेगा ये। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमने बोला था यूजेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रबर, सो इट इज़ यूज टू मेक ऑटो टायर्स बनाने के लिए, जो फुटवेयर्स होते हैं, फुटवेयर्स में जो रबर कंपोनेंट होता है उसको बनाने के लिए, केबल्स जो होते हैं, वायर्स, उनकी इंसुलेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो बहुत जगह पे जहाँ पर रबर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ब्यूना एस को यूज़ किया जाता है। फाइन, सो हमारा जो नेक्स्ट पॉलीमर आज का होने वाला है, पॉलीमर नंबर 10, वो है आपका ब्यूना एन। सिमिलर नेम्स हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ब्यूना एस, अब हम पॉलीमर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं ब्यूना एन। तो दोबारा ये वो फोर्थ पॉलीमर है जो ब्यूटा 1,3 डाइईन से बनने वाला है, ब्यूटा 1,3 डाइईन से बनने वाला ये फोर्थ पॉलीमर होने वाला है। तो यहाँ पर दोबारा हमने लिया ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है, और एन यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्राइल नाइट्राइल के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक्राइल नाइट्राइल के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको याद हो तो हमने एक्राइल नाइट्राइल को पढ़ा था पहले भी। एक्राइल नाइट्राइल, ये स्ट्रक्चर है एक्राइल नाइट्राइल का, ये है ब्यूटा 1,3 डाइईन और ये हमने बनाया एक्राइल नाइट्राइल। ये आपने पढ़ा था, पैन बनाया था जब पॉली एक्राइल नाइट्राइल, तब पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH और सब्स्टिट्यूशन में CN। अब इन दोनों की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, दोनों अगेन डबल बॉन्ड वाले ऐड हो रहे हैं, तो दिस इज एन टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। देन आफ्टर एडिशन पॉलीमराइजेशन, सिंस दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट बीइंग एडेड, सो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ को पॉलीमराइजेशन, राइट। एडिशन के अंदर सब कैटेगरी है इसकी को पॉलीमराइजेशन। बस अब आपको इन दोनों को ऐड करके लिख देना है, कैसे? CH2 CH CH CH2 CH2 CH CN। हमने क्या किया, दोनों तरफ जितनी भी डबल बॉन्ड्स थी, डबल बॉन्ड्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंगल। दोनों तरफ ब्रैकेट लगाया और लास्ट में हमने नीचे क्या लगा दिया? N लगा दिया। अब आपको बस ये देखना है कहाँ बैलेंसी इनकम्प्लीट है, यहाँ बैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर मैंने एक क्या लगा देनी है? डबल बॉन्ड। देखो चारों ही ब्यूटा 1,3 डाइईन के जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसमें जो पॉलीमर बनकर आता है उसमें बीच में एक जगह डबल बॉन्ड आएगी, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट है ब्यूटा 1,3 डाइईन से आया और जो ये वाला पार्ट है वो किससे आया? आपका एक्राइल नाइट्राइल से आया। तो दिस इज योर ब्यूना एन। नाउ सिंस इसमें जो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कैसी होती हैं? ये भी एक तरह की रबर है, ठीक है। तो रबर है तो इसमें भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगेन इट इज़ टाइप ऑफ इलास्टोमर। इलास्टोमर की कैटेगरी में ये आता है। तो वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। स्लाइटली ब्रांच स्ट्रक्चर है ये येट अगेन, ठीक है। एंड देन इसके अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो ब्यूना एन जो है, जो टैंक्स होते हैं ना, टैंक के अंदर जो रबर कोटिंग लाइनिंग होती है, मतलब जैसे टैंक में कोई सॉल्वेंट्स हम डिसॉल्व करते हैं तो कुछ सॉल्वेंट होते हैं जो मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो उनको रिएक्ट करने से बचाने के लिए हम उसकी रबर कोटिंग कर देते हैं, उनको इंसुलेट कर देते हैं। तो टैंक लाइनिंग्स को बनाने के लिए ऑयल गैस्केट्स होते हैं, मतलब जैसे किसी में ऑयल भरा हुआ है तो ऑयल स्पिल ना हो जाए, तो वो जो रबर की कोटिंग बनाई जाती है, रबर का बनाया जाता है। या जैसे जो कुकर होता है, कुकर में जो रबर का एक सीलिंग दी जाती है उसके अंदर, तो वो सब बनाने के लिए जो है आपका ब्यूना एन को यूज़ किया जाता है। इज दिस क्लियर? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अगेन रबर एंड इट फाइंड्स वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। फाइन, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर। तो अभी तक आपने जितने भी पॉलीमर्स पढ़े थे वो सभी एडिशन पॉलीमर्स थे। ये हमने कौन सा पॉलीमर कर लिया? पॉलीमर नंबर 10 कर लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं पॉलीमर नंबर 11 से। सी, अभी तक आपने जितने भी पॉलीमर्स पढ़े दे वर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, बट नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन विद द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हम जो पढ़ेंगे वो कंडेंसेशन होंगे, ठीक है। कौन से पॉलीमर्स पढ़ने वाले हैं हम? कंडेंसेशन पॉलीमर्स अब हम पढ़ने वाले हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमने क्या बोला था कि ये वो होंगे जिनके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये सब्स्टिट्यूटेड, मतलब इनके पास डाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर होने चाहिए। और जब ये ऐड होंगे तो स्मॉल ग्रुप जो है रिलीज करेंगे। वो स्मॉल ग्रुप इट कैन आइदर बी वाटर और इट कैन बी अल्कोहल और इट कैन बी अमोनिया। सम स्मॉल ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड व्हेन दे अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, राइट। तो नाउ
लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. वो पॉलीमर्स, चलो यहाँ पर हम बोलते हैं, एक बनाते हैं पहले, नाइलॉन 6,6. नाउ कंसिडर इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ठीक है, दिस एग्जाम्पल हैज़ बीन आस्क्ड लाइक मल्टीपल टाइम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. तो नाइलॉन 6,6 आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ. फाइन, आपने सुना होगा नाइलॉन के फैब्रिक्स आते हैं, कपड़े आते हैं. तो नाइलॉन की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. आप यहाँ पे 3 तरह के नाइलॉन पढ़ने वाले हो. दिस इज फर्स्ट नाइलॉन दैट आई हैव रिटन. आप अभी टोटल 3 पढ़ोगे, राइट? तो नाइलॉन 6,6. सो इसके अंदर आई हैव 2 मोनोमर्स इन नाइलॉन 6,6. वन, उसे कहा जाता है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन. देखो, इस चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट ही सिर्फ रिमेम्बरेंस ऑफ नेम्स है. नथिंग एल्स इज डिफिकल्ट. Only difficult part is that yes, you have to remember a lot of names. They are new to you at the first go, but then once you get familiar, they'll be very easy for you. So hexamethylene diamine, and then another that you have is adipic acid. 2, क्योंकि छोटा ग्रुप निकल के आएगा तो कोई 2 ग्रुप्स ऐड होंगे और उनमें से कोई छोटा ग्रुप जो है यहाँ पर निकल कर आएगा. तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड हमने लिया है. अब देखो, अब हम बनाते हैं हेक्सामिथाइलिन. मिथाइलिन कहा जाता है CH2 ग्रुप को. कितने हैं? हेक्साएं. तो CH2 ग्रुप यहाँ पर आपके पास कितने प्रेजेंट होंगे? 6 प्रेजेंट होंगे. हेक्सामिथाइलिन. डाइअमीन, अमीन NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है. इफ यू रिमेंबर NH2, ठीक है, अमाइन यूज किया जाता है NH2 के लिए. तो आई हैव मेड 2 NH2 ऑन बोथ द साइड्स, राइट? अब ये जो मैंने यहाँ लिखा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ये इसका कॉमन नेम होता है. बट अगर आपको इसका आयुपैक नेम बताना हो तो क्या होगा? 6 कार्बन है तो 6 कार्बन हेक्सेन है. फर्स्ट और 6th पोजीशन पर NH2 प्रेजेंट है. तो इसका आयुपैक नेम होगा हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन. ओके, हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन. इज दिस क्लियर? तो अभी हमने सिर्फ इसका मोनोमर नंबर 1 लिखा है. बहुत बार आया है, राइट डाउन द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 6,6. तो कौन से मोनोमर्स हैं? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड. अब हम बना रहे हैं एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड जो होता है वो एक 6 कार्बन वाला जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, 6 कार्बन एटम्स होंगे. तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 तो COH यूनिट होंगे. तो बीच में होते हैं आपके 4 कार्बन. तो 4 CH2 और 2 तरफ COOH एंड COOH. इज दिस क्लियर? सी, आई हैव रिटन एडिपिक एसिड, CH2 बीच में 4, COOH एंड COH. देखो, मैंने इसको COOH को ऐसे करके नहीं लिखा. ऐसे क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दिस इज रॉन्ग. इट कैन नॉट ज्वाइन फ्रॉम हाइड्रोजन. If you are writing it this way, this means your hydrogen atom has makes 2 bonds, one on this side and one on this side, which is not possible. So I have written जिस मतलब इसको उल्टा करके लिखा है, इन्वर्जन करके इसका लिखा है. कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन के साथ जोड़कर इसको मैंने लिखकर दिखाया है. अंडरस्टूड? अब ये तो एडिपिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है. इफ यू टॉक अबाउट द आयुपैक नेम ऑफ दिस, देन इट विल बी, क्या होगा? कितने कार्बन एटम है टोटल? 6 है. चाहे आप यहाँ से नंबर दो चाहे यहाँ से नंबर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट नंबर मिलेगा. तो 1 से लेकर 6 हो गए. तो दोबारा मेरे पास हो गया हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन. 1 और 6 पे डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा. अंडरस्टूड? अब आपको क्या करना है? इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाना है. ठीक है, तो यस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू रब द नेम्स ऑफ दीज नाउ. ओके, आपने, आई होप यू मस्ट हैव रोटेड आउट द नेम्स बिकॉज मैं ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ. तो देखो, दिस पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस एट 553 केल्विन हाई टेम्परेचर एंड देन हाई प्रेशर पर ही ये करवाया जाता है. अब देखो क्या होगा, दोनों ऐड होंगे, स्मॉल ग्रुप निकलेगा. तो रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा OH, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा OH, अमोनिया से जाएगा H. कार्बोक्सिलिक का OH और अमोनिया का H, क्या निकल गया? H2O हो गया.
OH और H, H2O वाटर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में ये जो COH प्रेजेंट है, आगे ये किसी और हेक्सामिथाइल डाइमीन से जुड़ रहा होगा, तो यहाँ से इसका OH जाएगा और यहाँ से इसका फिर से क्या जाएगा, NH जाएगा। अमोनिया का, अमाइन का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकालकर आपको इसको जोड़ के लिख देना है। अब आप देखो कैसे लिखोगे, इसका H गया क्योंकि ये आगे किसी से रिएक्ट करेगा, तो आई विल राइट इट एज NH, डैश लगा दिया क्योंकि पॉलीमर है, किसी ना किसी से आगे जुड़ा हुआ होगा। बीच में CH2 कितने दिए हमने, 6 दिए। फिर हमने लगाया NH, इसका H रिएक्ट कर चुका, और ये क्या है आपका C डबल बॉन्ड O। खाली आप CO भी लिख सकते हो, OH जा चुका ना, तो आइदर यू कैन राइट इट एज CO और C डबल बॉन्ड O, योर विश। देन CH2, हाउ मेनी, 4, देन दिस C डबल बॉन्ड O एंड देन डैश एंड N, बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो है रिपीट हो रहा है। तो ये जो बनकर आया वो है नाइलॉन 6,6। नाउ द रीजन ऑफ दिस 6,6 इज बिकॉज यहाँ पे जो दो यूनिट जुड़े हैं, जो दो मोनोमर्स जुड़े हैं, दोनों ही 6 कार्बन कंटेनिंग थे। इसके पास भी 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे और इसके पास भी देखो 4 और 1 और 2 हेक्सेन था ये भी। इसके पास भी टोटल कितने कार्बन एटम प्रेजेंट थे, 6। तो नाइलॉन 6,6 इंडिकेट्स दैट 2 monomers containing 6 carbon atom each are going to condense with each other so as to produce nylon 6,6 polymer. तो this is condensation polymerization, your very first example, right? तो ये हमने किया पॉलीमर नंबर 8। नाउ सी, नाइलॉन बताना नहीं पड़ेगा, इट इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक बनाने के लिए यूज होता है। तो टाइप ऑफ जो फोर्सेज होंगी इनमें आप देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मान लो मेरे पास एक यूनिट और इसका प्रेजेंट हो, तो उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर बननी थी वो कौन से थे, फाइबर्स थे। ठीक है, इनकी जो फोर्सेज हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेज है, वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होंगी। फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इस वजह से इनकी जो टाइप्स ऑफ फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बनाने के लिए, पैराशूट्स बनाने के लिए, रोप्स बना, नायलॉन की रस्सियाँ आती हैं, रोप्स बनाने के लिए आप नायलॉन को यूज़ करते हो। तो बहुत इसकी जो मॉड्यूलस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इसमें जो टाइप ऑफ फोर्सेज होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये वंडर वाल फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, राइट? सो यस, मैंने आपको यूजेस भी बोले इसके, आपको मैंने बताया कि ये फाइबर्स के अंडर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, उसके अलावा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में तो आप खुद ही देख रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। एक बात और नाइलॉन 6,6 के बारे में देखो, यहाँ जो टाइप ऑफ लिंकेज, वाटर निकलने की वजह से यहाँ जो टाइप ऑफ लिंकेज आई NHCO, तो थोड़ा सा आई लाइक टू टेक बैक टू क्लास 11th। आपने वहाँ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में एक पढ़ा था RCONH2, याद है? RCONH2 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव था और इसे हमने कहा था एमाइड। इफ़ यू रिमेंबर, क्या कहा था? एमाइड्स हमने इसको बोला था। एमाइन होता है सिर्फ NH2, पर जब C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 लगता है तो उसे एमाइड बोला जाता है। तो ये नाइलॉन 6,6 में, थ्रू आउट नाइलॉन 6,6 यू विल बी हैविंग NHCO लिंकेज। जहाँ पर भी ये जुड़ेंगे वहाँ पे NHCO बनेगा, तो एमाइड लिंकेज आ रही है यहाँ पर। तो ये जो एमाइड लिंकेज है, इसकी वजह से नाइलॉन के जितने भी तीनों पॉलीमर आप पढ़ोगे या जहाँ पर भी NHCO लिंकेज होगी उसको आप पॉलीएमाइड नाम दोगे। क्या नाम दोगे आप? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड क्यों? क्योंकि पॉली मल्टीपल टाइम्स एमाइड लिंकेज आ रही है। तो नाइलॉन 6,6 इज ऑल्सो अ पॉलीएमाइड। अंडरस्टूड? पॉलीएमाइड. Yes. So now moving towards the next polymer, your polymer number 12. It is again one of the type of your nylon. Polymer number 12 हम कर रहे हैं, इसका नाम है नाइलॉन 2,6. क्या नाम है इसका? नाइलॉन 2,6. I think you must now have understood the 2,6 का रीज़न. 2,6 का मतलब इसके जो दो यूनिट होंगे, ठीक है, उसमें एक 2 कार्बन एटम वाला होगा और एक 6 कार्बन एटम वाला होगा. Is this clear? Nylon 2,6 will be made of
two units in which one of them will be containing 2 carbon atoms and other will be containing 6 carbon atoms. So fine, now I'll write here इसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं. इसका एक मोनोमर होता है ग्लाइसिन. क्या नाम होता है? ग्लाइसिन नाम है. और जो इसका दूसरा मोनोमर है उसका नाम है यहाँ पर एमिनो कैप्रोइक एसिड. थोड़ा सा you'll have to take pain to remember the names. All of them are new for you. You'll have to take pain for this. Glycine and aminocaproic acid, right? Glycine है NH2 CH2 COOH और aminocaproic acid होता है आपका NH2 CH2 के 5 यूनिट और COOH. Is this clear? NH2 CH2 COOH, NH2 CH2 COH 5, CH2 5 COH. ये दोनों ही आप इनके आयुपैक नेम खुद से लिख सकते हो. दोनों में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? 2. तो नाइलॉन 2 वाला यूनिट ये है. यहाँ पे 5 और 1 6 कार्बन एटम, तो 6 वाला यूनिट ये है. ठीक है, प्लीज राइट डाउन देयर आयुपैक नेम्स ऑन योर ओन. ठीक, अब ये दोनों जो है वो एमिनो एसिड्स हैं. एमिनो एसिड्स वो ग्रुप होते हैं जहां एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो. जैसे यहाँ पर एमिनो ग्रुप NH2 और COH एक साथ प्रेजेंट है, NH2 और COH एक साथ प्रेजेंट है. जो बच्चे बायो वाले हैं वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे. एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन बनते हैं, जिससे अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन जाके डिकम्पोज होता है तो सबसे छोटा यूनिट जो हमें मिलता है वो एमिनो एसिड्स होते हैं, राइट? तो बेसिकली एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग यूनिट फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. और ये दोनों जो हैं वो एक्चुअली एमिनो एसिड्स हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. ग्लाइसिन इज वन ऑफ द एमिनो एसिड जो ह्यूमन बींग सेल्फ सिंथेसाइज कर सकता है. एंड ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एमिनो एसिड. इससे छोटा एमिनो एसिड नहीं बनता. ये सबसे बेसिक एमिनो एसिड है. ग्लाइसिन आपका सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है. इज दिस क्लियर? सो दीज आर द 2 एमिनो एसिड्स आई हैव टेकन. अब इसका कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑब्वियसली दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले हैं. डबल बॉन्ड वाला किस्सा खत्म हो गया, एडिशन पॉलीमराइजेशन. तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी. खुद बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा क्या? OH. कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा OH. अमाइन ग्रुप का जाएगा H. दोनों ने क्या लूज किया? वाटर. स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें से निकला कौन सा? वाटर निकला. दोबारा ये OH किसी और के साथ जुड़ेगा, पॉलीमर है. नेक्स्ट ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो ये लूज करेगा OH. ये वाला नेक्स्ट एमिनो कैप्रोइक एसिड के साथ जुड़ेगा तो ये लूज करेगा H. तो पॉलीमर आप कैसे बनाएंगे? NH डैश ब्रैकेट CH2. दिस इज C डबल बॉन्ड O. NH CH2. हाउ मेनी? 5 CH2 C double bond O and then dash on the other side and n times. तो ये आपका बन गया नाइलॉन 2,6. ये 2 यूनिट वाला और ये 6 यूनिट वाला. और आप दोबारा इफ यू सी हियर दिस लिंकेज, दिस इज अमाइड लिंकेज, दिस इज एमाइड लिंकेज. सो दिस इज अगेन नाइलॉन 2,6 भी किस कैटेगरी में है? पॉली एमाइड है. दिस इज अगेन अ पॉली एमाइड. तो पॉली एमाइड बनने के लिए मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मुझे जो 2 यूनिट चाहिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमिनो ग्रुप है. तो आप इसकी डेफिनेशन ज़रा सोचो क्या बनेगी? Polyamides are the polymers which are formed on the condensation of functional group containing amino group and carboxylic acid. क्लियर है? देन नाइलॉन 2,6 अगेन इट इज अ टाइप ऑफ फाइबर, क्योंकि इसके अंदर भी O और H आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी. ठीक है, तो अगेन इट इज टाइप ऑफ फाइबर. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नाइलॉन 2,6 के बारे में है वो ये है कि हमने ये देखा था जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो बन रहे थे, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पोल्यूशन का कॉज है नेचर में. आप जानते हो प्लास्टिक्स हैं, से नो टू प्लास्टिक हम रैली भी निकालते हैं. तो वी एट प्रेजेंट, क्योंकि प्लास्टिक जो भी है मतलब हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक इज़ अ मेजर पार्ट. हमको हर चीज़ को स्टोर करने के लिए आजकल प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं सबके पास, चेयर्स हैं, हर चीज़ तो प्लास्टिक की बनकर आ रही है. या जो फैब्रिक है, सिंथेटिक फैब्रिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वूल और कॉटन इतना ज़्यादा नेचर में अवेलेबल नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो हमको सिंथेटिक चाहिए ही चाहिए, सिंथेटिक प्लास्टिक हमको चाहिए, सिंथेटिक फैब्रिक हमको चाहिए. तो
उसके लिए पॉल्यूशन कम करने के लिए हमने सोचा कि कुछ ऐसे जो है मटेरियल्स बनाए जाएं जो बायोडिग्रेडेबल हों। तो क्योंकि नायलॉन 26 जो है इसमें जो दोनों मोनोमर हैं वो नेचर में अवेलेबल है, अमीनो एसिड्स हैं, तो ये पॉलीमर जो बनकर आता है ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता। आर यू फॉलोइंग? नायलॉन 26 के बारे में वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिला वो क्या मिला कि दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आपको वो अगर ऐसे पूछे कि नेम अ पॉलीएमाइड विच इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, तो आप क्या बोलोगे? नायलॉन 26। अगेन 1 मार्क में क्वेश्चन वाइस वर्सा ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेम अ पॉलीमर विच इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, तो इट इज नायलॉन 26। नायलॉन 26 इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, अब बात आती है नायलॉन 26 के यूजेस की। ठीक, तो ये जो है रोप्स वगैरह बनाने में तो यूज़ किया ही जाता है, शीट्स, पैराशूट्स, मतलब जहाँ नायलॉन का अदर का जो यूज़ है वहाँ तो ये किया ही जाता है। उसके अलावा जो इसका मेन जो नायलॉन 26 का जो यूज़ होता है वो है ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ठीक, एंड यस, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉलीमर। Polymer number which 12, 13 I guess ना, polymer number 13, yes, polymer number 13। तो polymer number 13 will be your nylon 6। तो नाइलॉन्स का ये थर्ड पॉलीमर है और ये लास्ट पॉलीमर है। नाइलॉन के 3 ही पढ़ने थे आपको, ये आपका लास्ट पॉलीमर है नाइलॉन का। नाइलॉन 66, नाइलॉन 26 और नाइलॉन 6। ठीक है, 66, 26 और नाइलॉन 6। तो अब नाइलॉन 6 में क्या लिखा है? एक ही नंबर लिखा है। इसका मतलब इसमें एक ही यूनिट होता है और उस एक यूनिट से जो है आपको पॉलीमर बन के मिलता है। ठीक है, अब इसका जो एक यूनिट होता है, नाइलॉन 6 का जो एक यूनिट होता है वो कैप्रोलेक्टम है। यहाँ जो मोनोमर है वो कैप्रोलेक्टम है। कैप्रोलेक्टम इज अ रिंगेड स्ट्रक्चर, रिंग में होता है कि स्ट्रक्चर। ये है NHC डबल बॉन्ड O, NHC डबल बॉन्ड O, और क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है 6, ठीक है, एमाइड है तो NH और C डबल बॉन्ड O तो होगा ही। ठीक है, अब 5 हमको यहाँ पे CH2 ग्रुप चाहिए। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ये 5th हमने डाल दिया और ये C डबल बॉन्ड O। टोटल 6 हो गए, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये C डबल बॉन्ड O वाला 6 हो गए। तो नाइलॉन 6 बन गया। अब ये आप देखो, अभी अभी हमने जो स्ट्रक्चर लिखा था कैप्रोइक, एमिनो कैप्रोइक एसिड का, वो यही तो था। NH2 था, CH2 5 थे और C डबल बॉन्ड O था। तो एक्चुअली जब आप एमिनो कैप्रोइक एसिड को हीट करते हो तो उससे ही कैप्रोलेक्टम बनकर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, कैप्रोलेक्टम को क्या करेंगे, इसका करवाएंगे कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। अब आप कहोगे कंडेंसेशन क्यों है? ये कैप्रोलेक्टम बना ही स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज से है, क्योंकि एमिनो कैप्रोइक एसिड अपने ही NH2 और अपने ही COH के साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। तो अब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होती है, ये यूनिट आपस में जुड़ता जाता है और जो आपको पॉलीमर यहाँ पे बनकर मिलता है वो है यहाँ पर साइड में NH, बीच में कितने CH2, 5 CH2, इस तरफ C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ डैश। ये आपका बन गया नाइलॉन 6। दिस इज योर नाइलॉन 6। इज दिस क्लियर? अगेन ये एक पॉलीएमाइड है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टर्म में, क्योंकि नाइलॉन के सभी जो है वो फैब्रिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो दिस इज अ फाइबर, राइट। एंड अदर देन दैट नाइलॉन 6 जो है रोप्स वगैरह, टायर के कॉर्ड्स वगैरह बनाने के लिए सेम, इनके जो यूजेस हैं ऑलमोस्ट सबके सेम हैं। बस नाइलॉन 6 में 1-2 आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। टूथब्रश के जो ब्रिसल्स वगैरह होते हैं उन सबको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूजेस जो है आप सभी के यूजेस जो है, अदर देन द यूजेस रिटन इन योर NCERT, लुक फॉर सम यूजेस, राइट इट डाउन एज योर होमवर्क। आई हैव टोल्ड यू दिस इन योर प्रीवियस क्लास ऑल्सो। या fine. So now moving towards, shall we? Yeah.
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी. अच्छा, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने पॉलीएमाइड पढ़े हैं सिर्फ. वी जस्ट स्टडी अबाउट पॉलीएमाइड्स. वी डिड हाउ मेनी? 3 polyamides, and these are nylon 6,6, nylon 2,6, nylon 6. Nylon 6,6 is hexamethylene diamine and adipic acid. Nylon 2,6 is glycine and aminocaproic acid. Nylon 6 is only made up of caprolactam. Understood? So yes, moving towards the next polymer, it is your polymer number 14. Polymer number 14. So it is your terylene. Name of the polymer is terylene. It is also known as Dacron. Either you call it terylene or you call it Dacron. Fine, terylene or Dacron. Now this is made up of, again 2 फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे. तो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप होने वाला है वो होगा अल्कोहल वाला, अल्कोहल कंटेनिंग. डाई अल्कोहल होनी चाहिए, मतलब डाईऑल होगा. डाईऑल वाला जो है वो आपका ऐड होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से. ठीक है, डाईऑल किससे ऐड होता है? आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐड होता है. तो आपके जो टाइप ऑफ पॉलीमर्स बनेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी यूनिट लिया R और ये OH था, दोनों तरफ OH था. ठीक है, और यहाँ पर आई हैव R एंड देन इट इज़ अ COH एंड देन इट इज़ अ COH. नाउ व्हाट विल यू सी, ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड का हमेशा OH, इसका गया H, ये जुड़ गया आपस में. ये अपना H लूज़ करेगा, ये OH लूज़ करेगा. O डैश R O C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O. तो ये जो लिंकेज आई है RCOOR, इफ यू आर फेमिलियर विद दिस नेम, तो ये था आपके एस्टर्स. रिमेंबर एस्टर, इफ यू रिमेंबर एस्टर्स थे ये. RCOOR जो होते थे, क्लास 11th में आपने पढ़ा था. RCOOR मतलब R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड देन R. RCOOR जो है वो पॉली एस्टर्स होते हैं. तो अब आप ये जो पॉलीमर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एस्टर्स की कैटेगरी में, पॉली एस्टर्स की कैटेगरी में आप पढ़ेंगे. तो इसके अंदर आपके पास दोबारा से 3 पॉलीमर्स हैं. ठीक है, तो उनमें से फर्स्ट है टेरिलीन एंड डेक्रॉन, सेकेंड आप करोगे ग्लिप्टल और थर्ड आप करोगे PHVB. राइट? तो आई थिंक नाउ वी शुड डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. Enough for today. कल in the tomorrow's class we'll be able to complete this chapter, and please do learn all the structures, names साथ साथ ना, otherwise बहुत सारे हो जाएंगे तो you will end up in a mess. Fine, thank you.